एक गांव में मीना और रीना नाम की दो बहनें रहती थीं। रीना बड़ी थी और मीना उससे 2 साल छोटी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं। उनके पिताजी का रीना मीना नाम का ढाबा था। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद रीना और मीना दोनों मिलकर वो ढाबा चलाती थी। मीना, कल सुबह हमें सब्जियों का स्टॉक लेने चलना है, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैंने काका को कह दिया है कि सुबह अपनी वैन तैयार रखें। अच्छी बात है। आओ मिलकर हम पिछले महीने का हिसाब कर लेते हैं। दोनों बहनें मिलकर इसी तरह ढाबे का हर काम साथ साथ करती थीं। दोनों में आज तक कभी मनमुटाव नहीं हुआ था। दोनों ही बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। अगले दिन सुबह, रीना उठ जाओ, चलो जल्दी हमें निकलना चाहिए। रीना कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो मीना रीना को छू कर देखती है तो उसे पता चलता है कि रीना को बहुत तेज बुखार है। अरे ये क्या? रीना का तो पूरा शरीर गर्म है। अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया इसे? मुझे तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मीना हरिया काका को कहकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और उसे दवाई खिलाकर आराम करने की सलाह देते हैं। मीना भी रीना से कहती है कि उसे बहुत आराम की जरूरत है। पर मीना, अब तू अकेली कैसे जाएगी? ढाबा कैसे संभालेगी? ये मेरी तबीयत को भी अभी खराब होना था। रीना, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम सबसे पहले अपनी तबीयत की फिक्र करो। मैं अभी हरिया काका के साथ जाती हूँ और सब्जियाँ लेकर ढाबा पहुँचती हूँ, फिर तुम्हें देखने आती हूँ। मीना ने इससे पहले कभी अकेले कुछ नहीं किया था, इसलिए वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। वो हरिया काका के साथ सब्जी मार्केट पहुंचती है। वहां पर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। आइए मैडम, आइए, बताइए कौन कौन सी सब्जियां पैक कर दूं? एकदम ताजी हैं, कौन सी दे दूं? भैया जी, 5 किलो टमाटर और 10 किलो आलू। अरे मैडम, भैया जी ना बनाइए, मैं तो आप ही की उम्र का हूँ। मैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो राहुल जी। राहुल और मीना की इसी तरह से बहुत बातें होने लगती हैं। उसके बाद से मीना सारी सब्जियां राहुल से ही खरीदती है और उसे अपने ढाबे की सारी जानकारी दे देती है। हाँ, मैं और मेरी बड़ी बहन मिलकर चलाते हैं और हम दोनों में आधा आधा पैसा बच जाता है। मेरे पापा नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। राहुल मीना की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। उसके बाद वो कहता है, मीना, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ, पर मुझे तो अभी ढाबे पर जाकर काम करना है ना। आज तो मेरी बहन भी नहीं है, न जाने मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाऊंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर तुम्हें अकेले कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और मैं तुम्हारे साथ समय भी बिता पाऊंगा। मीना राहुल को भी अपने साथ ढाबे पर ले आती है। ढाबे को देखकर राहुल कहता है, तुम्हारा ढाबा तो बहुत ही अच्छा और बड़ा है। बस एक ही कमी लग रही है कि इसका नाम रीना मीना ढाबा नहीं बल्कि मीना ढाबा होना चाहिए था। तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी मेहनती हो, मेरी तो इच्छा है कि इसका नाम मीना ढाबा हो। नहीं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये काम हम दोनों बहनों की मेहनत से चलता है, इस वजह से इसका नाम रीना मीना ढाबा ही रहेगा। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ मेहनत करने के लिए। अब तुम्हें अपनी बहन की क्या जरूरत है? सोचो, ये पूरा ढाबा अगर तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तो हम कितनी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। रीना की तबीयत कुछ दिन और खराब रहती है। इधर राहुल मीना को धीरे धीरे रीना के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम ये ढाबा अपने नाम करवा लो और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताएंगे। मीना धीरे धीरे उसकी बातों में आ जाती है और फिर ढाबे के पेपर बनवाकर रीना से गलत तरीके से साइन करवा लेती है। रीना की तबीयत ठीक नहीं होती, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद मीना ढाबे का नाम रीना मीना ढाबे से मीना ढाबा कर देती है और राहुल के साथ रहने लगती है। अब रीना की तबीयत ठीक हो जाती है और वो ढाबे पर आती है।
वो राहुल को पहली बार देखती है तो राहुल को देखकर ही उसे लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। मीना, ये सब तुमने क्या कर दिया है? ये हमारा बोर्ड क्यों चेंज कर दिया है? और ये आदमी कौन है? अब ये ढाबा मेरा है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें पेपर दिखा सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मुझे और मेरे प्यार को शांति से ये ढाबा चलाने दो। रीना समझ जाती है कि इसी ने उसकी बहन के कान भरे हैं। वो उस समय झगड़ा करना सही नहीं समझती। उसे पूरा विश्वास होता है कि ये सब किया धरा राहुल का है, पर अभी मीना की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मीना ढाबा के सामने एक छोटी सी गुमटी में रीना ढाबा नाम का अपना काम शुरू करती है। पर जाने माने मीना ढाबा के सामने लोग रीना के ढाबे पर नहीं आते हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ढाबा खूब चलने लगे और फिर मैं मीना को सच्चाई बता सकूं और उस राहुल के चंगुल से छुड़ा सकूं। रीना बहुत सोचती है और फिर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि क्यों ना एक ही थाली में 54 प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं, ताकि लोगों को खूब वैरायटी खाने को मिले और एक ही प्लेट में उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ऐसा कुछ अलग करने से उसके ढाबे पर लोगों का आना बढ़ने लगेगा। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस थाली का नाम बाहुबली थाली रखूंगी। अब मेरे ढाबे की बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस होगी। रीना अपना बाहुबली थाली लॉन्च कर देती है। देखते ही देखते उसकी बाहुबली थाली पूरे शहर में फेमस हो जाती है और उसका रीना ढाबा बाहुबली रीना ढाबा के नाम से जाना जाने लगता है। वो बहुत पैसे कमाने लगती है और अपने ढाबे को बहुत बड़ा बना देती है। उसके सामने अब मीना ढाबा चलना बंद हो जाता है। एक रात को जब वो अपना ढाबा बंद कर रही होती है तो उसे सामने से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे अब तो तुम्हारे पास चौवन्नी भी नहीं बची है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम अपने इस ढाबे को संभालो और ना कुछ हो सके तो यहीं इसी ढाबे में खुद को मार देना। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और किसी भी हालत में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जब तक पैसा है तब तक प्यार है। अब मुझे तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं दिखता। ये सब सुनकर मीना रोने लगती है। राहुल वहां से चला जाता है और तभी रीना उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। मीना बहुत रोती है और रीना से माफी मांगती है। रीना मीना को माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें मिलकर दोनों ढाबों को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाती हैं और पूरे शहर में उनका नाम हो जाता है। आनंदपुर नाम के गांव में एक गरीब किसान दंपत्ति रहते थे, विक्रम और लता। उनकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो गांव के एक रईस आदमी भानु की जमीन पर काम किया करते थे। वो जो भी फसल उगाते उसमें से आधी अच्छी भानु खुद ले जाया करता था और बची हुई फसल इनके हिस्से में आया करती थी, जिसे बेचकर उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे। ये लो लता, इस फसल की कमाई। इस बार तो पिछली बार से भी कम पैसे मिले हैं। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सोचा था थोड़ी अच्छी कमाई होगी तो संजय के कॉलेज की फीस निकल जाएगी, पर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा है। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कोई काम करूँ जिससे आप दोनों की थोड़ी मदद हो जाएगी। सोच तो तेरी अच्छी है बेटा, पर इस गांव में काम कहाँ है। आप ही ना एक बार उसे थोड़ी कोशिश तो करने दीजिए, हो सकता है उसके नसीब से ही कोई काम मिल जाए। ठीक है, ढूंढो बेटा। अब संजय काम की तलाश में जुट गया। अगली सुबह वो गांव की हर दुकान, हर व्यवसाय में गया। काका, आपके पास कोई काम है जो मैं कर सकूं? नहीं बेटा, हमारा छोटा सा व्यवसाय है, हम घर वाले ही मिलकर संभाल लेते हैं। जी ठीक है। सुबह से शाम हो गई, संजय को कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर गांव के नुक्कड़ पर बैठ गया। सोचा था कोई नौकरी मिल जाएगी और पिताजी की थोड़ी मदद हो जाएगी, पर मुझे तो कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी उसे चिंता में बैठा देख उसका दोस्त मयूर उसके पास आया। क्या हुआ दोस्त, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं, पिताजी की मदद करना चाहता हूं,
पर कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे तो खुद का कोई व्यवसाय शुरू कर लो ना। व्यवसाय के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, वो भी तो नहीं है। अरे तो भानु सेठ है ना, वो गांव में हर किसी की मदद करते हैं। तू उनसे उधारी ले ले और धीरे धीरे करके सारे पैसे लौटा देना। ये तो सही रहेगा, पर मैं कौन सा व्यवसाय करूं? मयूर ने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। गांव में हर चीज थी। तभी दो औरतें बातें करती हुई जा रही थी। आज भैया जी ने मस्त पानी पूरी खिलवाई, पर पानी पूरी खाने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। पानी पूरी हमारे गांव में सब कुछ है, बस पानी पूरी के लिए गांव वाले बगल वाले गांव में जाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। और पानी पूरी के ठेले के लिए ज्यादा पैसे उधार भी नहीं लेने पड़ेंगे। अरे 2000 में तेरा काम हो जाएगा। हाँ, चल भानु सेठ से बात करते हैं। मयूर संजय को भानु सेठ के पास ले गया। सेठ जी, संजय को कुछ पैसे उधार चाहिए पानी पूरी का व्यवसाय खोलने के लिए। पानी पूरी का व्यवसाय तो अच्छा है, वैसे भी मुझे बगल वाले गांव जाना पड़ता है पानी पूरी खाने। कितने पैसे चाहिए? जी 2000। बस, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि मैं हमेशा तुम्हारे ठेले से मुफ्त में पानी पूरी खाऊंगा। ठीक है सेठ जी। संजय ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। मयूर संजय को एक तक देखता रहा। भानु ने संजय को पैसे दिए और वो दोनों वहाँ से चले गए। तूने उसकी शर्त स्वीकारी क्यों? अरे वो पैसे दे रहे थे ना, इसीलिए। अरे गधे, तू जानता भी है कि वो सेठ कितना बड़ा भुक्खड़ पेटू है। गांव के हर खाने के ठेले वाले को उसने उधार दिया है और अब तक हर कोई उसे मुफ्त में खिलाता है, और ये भुक्खड़ एक के बाद एक खाता ही रहता है। अरे बाप रे, अब क्या? जो होगा देखते हैं। तू कम से कम अपना व्यवसाय तो शुरू कर। अगले ही दिन संजय ने गांव में पानी पूरी का ठेला खोला। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई संजय के ठेले पर पानी पूरी खाने आने लगा। पहले ही दिन से संजय की कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश था, पर उसकी खुशी को आग लगाने भानु सेठ वहाँ आ पहुँचा। अरे संजय, एक प्लेट पानी पूरी दो तो जरा, तीखा बनाना है। जी। संजय ने भानु सेठ को एक प्लेट पानी पूरी दे दी और भानु ने वो धड़ाधड़ खा लिया। एक और प्लेट पानी पूरी देना। संजय ने एक और प्लेट दी, फिर तीसरी प्लेट और फिर चौथी। ऐसा करते करते भानु सेठ 6 प्लेट पानी पूरी खा गया और बिना 1 रुपया दिए वहाँ से चला गया। संजय को अब समझ आया कि मयूर क्या बोलना चाहता था। फिर ये सिलसिला रोज का हो गया। भानु सेठ रोज 6 प्लेट मुफ्त की पानी पूरी खा जाया करता था। संजय का मुनाफा कम हो रहा था। वो परेशान था। एक दिन इसी चिंता में वो काम कर रहा था कि तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मेरे पास तो बस पानी पूरी है, आप यही खा लीजिए। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट पानी पूरी खिलाई। उस साधु का पेट भर गया। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, क्या मैं तुम्हारे दुख का कारण जान सकता हूँ? संजय ने उसे भानु सेठ की मुफ्तखोरी के बारे में बताया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे एक साफ प्लेट दो। संजय ने उस साधु को 1 प्लेट दी। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर वो प्लेट संजय को लौटा दी। अब ये जादुई प्लेट है, इसमें तुम जो भी रखोगे वो एक के बाद एक आता ही जाएगा, पर ध्यान रहे इसका एक ही बार उपयोग होगा। समझदारी से इसका इस्तेमाल करना, तुम्हारा कल्याण हो। साधु संजय को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ भानु सेठ आया। संजय, 1 प्लेट पानी पूरी दो बेटा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। मैं आपको 1 प्लेट पानी पूरी दूंगा। आपको मुझे प्लेट खाली करके दिखाना है। अगर आप मेरी पानी पूरी चुनौती में जीत गए तो मैं जिंदगी भर आपको और आपके परिवार को मुफ्त में पानी पूरी खिलाऊंगा और साथ ही मैं कर्ज के दुगने पैसे आपको लौटाऊंगा। अरे वाह! पर अगर आप मेरी चुनौती में हार गए तो आप गांव के किसी भी ठेले पर कभी भी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे। क्या आपको ये मंजूर है?
हाँ हाँ, वैसे भी एक प्लेट में ज्यादा से ज्यादा 10 ही पानी पूरी होंगे। मेरा तो दुगना मुनाफा है। गांव वाले आसपास इकट्ठे हो गए। संजय ने भानु के लिए पानी पूरी बनाई और उसे उस मंत्रित प्लेट में दे दी। भानु एक के बाद एक पानी पूरी खाता जा रहा था, पर उस जगह अपने आप दूसरी पानी पूरी आ रही थी। भानु ने धड़ाधड़ 20-30 पानी पूरी खा ली, पर फिर भी पूरी प्लेट भरी हुई थी। अरे ये क्या माया है, ये प्लेट खाली क्यों नहीं हो रही? यही तो चुनौती है। भानु ने और 20-30 पानी पूरी खा ली और अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे बस बस, अब नहीं हो रहा और नहीं खा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, मैं हार गया। तो अब से आप कभी मुफ्त में खाना नहीं खाएंगे पूरे गांव में? हाँ हाँ, नहीं खाऊंगा। भानु सेठ अपना मोटा पेट पकड़कर अपने घर की ओर दौड़ गया। सारे गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस पड़े और संजय की जादुई पानी पूरियों ने गांव वालों को भानु की मुफ्तखोरी से आजाद कर दिया।